तो आज की बातचीत का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे भारत में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन के मुद्दे से। और देखेंगे कि ये चुनावी हवा को कैसे बदल रहा है। फिर हम गोता लगाएंगे पेंशन की उस बड़ी आर्थिक पहेली में जिसने राज्यों की नींद उड़ा रखी है, खास तौर पर तमिलनाडु के नए हाइब्रिड मॉडल के जरिए। उसके बाद हम ईडी जैसी जांच एजेंसियों की ताकत और उनकी जवाबदेही पर उठ रहे सवालों को कुरेदेंगे। और आखिर में हम वैश्विक कूटनीति के नए समीकरणों और यमन जैसे देशों में जो हो रहा है उस पर भी नजर डालेंगे। मकसद ये है कि इन अलग अलग धागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की घरेलू राजनीति के एक ऐसे मुद्दे से जिस पर बात करना हमेशा से थोड़ा मुश्किल रहा है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR से। इसके तहत हाल ही में वोटर लिस्ट से करीब 6.5 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। हाँ, 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। और विपक्ष इसे सीधे सीधे वोट चोरी कह रहा है। लेकिन क्या ये नैरेटिव, मतलब लोग मान रहे हैं इसे? देखिए, यही तो दिलचस्प बात है। जमीन पर ये नैरेटिव ज्यादा चल नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, ज्यादातर लोगों को लगता है कि भाई वोटर लिस्ट साफ तो होनी ही चाहिए, है ना। जो लोग नहीं रहे या कहीं और चले गए या जिनके नाम 2 जगह हैं, हाँ, उनके नाम तो हटने ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। लेकिन इस भावना को एक और चीज से ताकत मिल रही है, और वो है अवैध अप्रवासियों को लेकर एक आम चिंता। अच्छा। तो जब गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि कोलकाता को भी घुसपैठियों से खतरा है, तो वो इसी नब्ज पर हाथ रखते हैं। और विपक्ष का इस पर जो रवैया है वो थोड़ा अजीब लगता है। जैसे तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा का वो बयान कि भारत आना ही कौन चाहता है। हाँ, वही। ऐसा लगता है जैसे वो इस मुद्दे से आंखें चुरा रहे हैं। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये रवैया दुनिया भर में लिबरल पार्टियों पर बहुत भारी पड़ा है। जैसे यूरोप में देखिए, खुली सीमाओं की वकालत करने से क्या हुआ? वोटरों ने सीधे सीधे दक्षिणपंथी आप्रवासन विरोधी पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। मतलब जमीनी हकीकत को नकारना उल्टा पड़ गया। बिल्कुल। और हकीकत तो है, पिछले साल नवंबर में BSF ने सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पर रोका। फिर दिसंबर में उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनीमी में 19 बांग्लादेशी पकड़े गए। जब ऐसी खबरें आती हैं और विपक्ष चुप रहता है तो वो अपनी जगह खो देता है। तो क्या ये एक तरह की दुविधा है कि अगर आपने सीमा सुरक्षा की बात की तो आप पर फौरन दक्षिणपंथी होने का ठप्पा लग जाएगा? हाँ, और इसी ठप्पे के डर से वो एक बड़े वोट बैंक को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका कोई उदाहरण है? सबसे हैरान करने वाला उदाहरण अमेरिका से आता है। 2024 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का हिस्पैनिक वोट शेयर 46% तक पहुंच गया है। 40%? ये तो 2020 से बहुत ज्यादा है। हाँ, 14% ज्यादा। क्यों? क्योंकि बहुत से कानूनी अप्रवासी अवैध आप्रवासन से उतने ही परेशान हैं जितने बाकी लोग। ये एक ऐसा सच है जिसे लिबरल पार्टियां अक्सर भूल जाती हैं। ये तो कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा 2014 से पहले कांग्रेस के साथ हुआ था। तब राष्ट्रीय गौरव या भारत की आध्यात्मिक परंपराओं पर बात करने को सेक्युलरिज्म के खिलाफ माना जाता था। वही झिझक, वही हिचकिचाहट आज आप्रवासन पर दिख रही है। देखिए, जून 2025 में जब सरकार इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लेकर आई तो क्या हुआ? विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। अरे भाई, ये मौका था एक संतुलित बहस करने का, अपनी बात रखने का, कोई बीच का रास्ता सुझाने का, लेकिन उन्होंने वो मौका गवा दिया। तो क्या इसका कोई हल है? किसी देश ने इस दुविधा से निकलने का रास्ता दिखाया है? डेनमार्क का उदाहरण बहुत अच्छा है। वहां की सोशल डेमोक्रेट्स, जो एक मध्यमार्गी वामपंथी पार्टी है, उन्होंने आप्रवासन पर एक सख्त नीति अपनाई। अच्छा, क्या किया उन्होंने? रवांडा जैसे किसी तीसरे देश में प्रोसेस किया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि जो धुर दक्षिणपंथी पार्टी थी उसका मुद्दा ही छिन गया, वो लगभग खत्म हो गई। मतलब मुश्किल मुद्दों पर चुप रहने के बजाय एक समझदार बीच का रास्ता निकालना ही असली राजनीति है। बिल्कुल। और ये बीच का रास्ता निकालने की चुनौती सिर्फ राजनीति में नहीं, अर्थव्यवस्था में भी सिर चढ़कर बोल रही है, खासकर पेंशन के मामले में। तमिलनाडु में जो घमासान मचा है वो इसका बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ये बहुत उलझा हुआ मामला है। तो ये OPS और CPS, आसान भाषा में इनका झगड़ा क्या है? देखिए, OPS यानी पुरानी पेंशन स्कीम में सारा पैसा सरकार देती थी। कर्मचारी की आखिरी सैलरी के आधार पर एक तय रकम हर महीने मिलती थी। मतलब रिटायरमेंट के बाद कोई टेंशन नहीं। हाँ, लेकिन ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गया। 2001 में ही तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने कहा था कि पेंशन पर खर्च 30% सालाना की रफ्तार से बढ़ रहा है, जो अस्थिर है। 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। आंकड़े देखिए, 1980 के दशक में राज्य की कुल कमाई का करीब 3.8% पेंशन पर जाता था। 2001-2 तक
ये बढ़कर 16% हो गया। 16%? अरे तो सरकार 2003 में CPS यानी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लाई, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों पैसा डालते हैं। ये पैसा बाजार में लगता है तो रिटर्न की कोई गारंटी नहीं। सारा झगड़ा इसी गारंटी का है। लेकिन राजनीतिक तौर पर तो ओपीएस का वादा सोने जैसा है। डीएमके ने 2021 में यही वादा करके चुनाव जीता था। हाँ, और सिर्फ तमिलनाडु क्यों, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, कई राज्यों ने चुनावों से ठीक पहले ओपीएस में वापसी का ऐलान कर दिया। क्योंकि ये एक आसान और लोकप्रिय वादा है। बिल्कुल। लेकिन इसी पर आरबीआई ने जून 2022 में बहुत सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ कहा कि ओपीएस में वापसी का मतलब है मौजूदा पीढ़ी को भविष्य की पीढ़ियों की कीमत पर फायदा देना। मतलब आज वोट के लिए खजाना खाली कर दो और कल का बोझ आने वाली पीढ़ी उठाएगी। सही कहा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने तो इसे पीछे ले जाने वाला कदम कहा था। लेकिन इस राजनीतिक दबाव के बीच कुछ राज्य एक अलग रास्ता भी तलाश रहे हैं, है ना? हाँ। जैसे आंध्र प्रदेश की गारंटीड पेंशन स्कीम। हाँ, और इसी को देखते हुए अब तमिलनाडु सरकार 1 जनवरी 2026 से एक नया मॉडल ला रही है, तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम यानी टैप्स। तो ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल है, बीच का रास्ता। हाँ बिल्कुल। इसमें कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% देगा और उतना ही सरकार देगी। और पेंशन कितनी मिलेगी? पेंशन की गिनती आखिरी महीने की सैलरी के 50% पर होगी, जो केंद्र की स्कीम से बेहतर है। साथ में महंगाई भत्ता और फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। सुनने में तो ये एक ठीक-ठाक समझौता लगता है, लेकिन क्या इससे सब खुश हैं? नहीं, सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग इससे बिल्कुल खुश नहीं है। वो पूरी तरह से ओपीएस की वापसी चाहते हैं। और सरकारी खजाने पर इसका क्या असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा। सरकार पर एक मुश्त करीब 13,000 करोड़ और फिर हर साल लगभग 11,000 करोड़ का बोझ आएगा। तो ये देखना अभी बाकी है कि ये योजना कितनी सफल होती है। ये पहेली अभी सुलझी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ये तो हुई नीतियां जिनका असर सालों बाद दिखता है। लेकिन अब बात करते हैं उन संस्थाओं की जिनका असर तुरंत होता है। आजकल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी लगातार सुर्खियों में है। हाँ, और फिल्म निर्माता आकाश भास्करन का मामला तो ईडी के काम करने के तरीके पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या हुआ था उस मामले में? उन्हें 1,000 करोड़ रुपए के टैस्मैक शराब घोटाले का आरोपी बनाया गया। मीडिया में खबरें लीक हुई, एक पूरा मीडिया ट्रायल चला। और अंत में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी का छापा ही अवैध था और ईडी को माफी मांगनी पड़ी। अरे, ये एक पैटर्न दिखाता है, पहले तलाशी और गिरफ्तारी, उसके बाद जांच, और इस बीच मीडिया में चुनिंदा जानकारी लीक करके एक नैरेटिव बनाना। मतलब प्रक्रिया कोई सजा बना दिया गया है। पीएमएलए कानून का मकसद तो कुछ और था। बिल्कुल, मकसद था अपराधियों को जुर्म की कमाई इस्तेमाल करने से रोकना। लेकिन ईडी अक्सर प्रक्रिया को उल्टा चला रही है। उल्टा मतलब? मतलब होना ये चाहिए कि पहले कोई मुख्य अपराध साबित हो और फिर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करें। लेकिन कई मामलों में ईडी पहले मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करती है और उसके आधार पर मुख्य अपराध को साबित करने की कोशिश करती है। और ईडी के पास ताकत कितनी है? मतलब ऐसा क्या है जो उसे इतना शक्तिशाली बनाता है? उनके पास बहुत व्यापक शक्तियां हैं। धारा 50 के तहत वो किसी को भी बुलाकर शपथ पर बयान ले सकते हैं और वो बयान कोर्ट में सबूत माना जाता है। अच्छा। धारा 17 उन्हें कहीं भी तलाशी और जब्ती का अधिकार देती है और धारा 19 के तहत सिर्फ विश्वास करने के कारण के आधार पर वो बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। और जमानत? वही तो सबसे बड़ी बात है। पीएमएलए के तहत जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। ये जब तक दोषी साबित ना हो तब तक निर्दोष वाले हमारे कानूनी सिद्धांत को ही पलट देता है। लेकिन ये सख्त कानून तो आतंकवाद की फंडिंग या बड़े संगठित अपराधों के लिए बनाए गए थे। हाँ, बनाए तो उसी लिए गए थे। तो क्या अब इनका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर हो रहा है? देखिए, चिंता की सबसे बड़ी वजह यही है, जब आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे जैसे अस्पष्ट कारण पर किसी को गिरफ्तार करने लगते हैं तो दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है। और सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल ही नहीं, खुद ईडी के भीतर भ्रष्टाचार के मामले भी तो सामने आए हैं। हाँ, राजस्थान, तमिलनाडु, मुंबई, उड़ीसा, पिछले कुछ समय में कई जगह उनके अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। जब इतनी ताकत वाली एजेंसी खुद सवालों के घेरे में हो तो ये संस्था के भरोसे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसे अगर हाल की घटनाओं से जोड़ें, जैसे पश्चिम बंगाल में या तमिलनाडु के मंत्री KN नेहरू के बारे में जो पत्र लीक हुआ, तो एक पैटर्न सा दिखता है। चुनाव से ठीक पहले एक शक का माहौल बनाना। सही पकड़ा। वो पत्र सिर्फ एक सिफारिश थी, कोई अंतिम फैसला नहीं, लेकिन लीक होते ही वो एक राजनीतिक हथियार बन गया।
तो इससे क्या सबक मिलता है? 3 बातें साफ होती हैं। 1, मीडिया को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। 2, नागरिकों को सबूत मांगना चाहिए, सिर्फ ड्रामा नहीं। और 3, अदालतों को ईडी की शक्तियों की सीमाएं तय करनी होंगी। एक स्रोत में बहुत अच्छी तुलना की गई है। हाँ, कि अगर सीबीआई को कभी पिंजरे में बंद तोता कहा गया था, तो ईडी आज एक खुले छोड़े गए शिकारी कुत्ते जैसा दिखता है जिसकी लगाम कसना जरूरी है। वाह, ये तो बहुत सटीक तुलना है। चलिए अब भारत की इन घरेलू चुनौतियों से जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत क्या कर रहा है। 2026 के लिए भारत की कूटनीति का एक नया मंत्र सुनाई दे रहा है, व्हाइट स्पेस डिप्लोमेसी। हाँ, सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है। वैश्विक नेतृत्व में बहुत सी ऐसी खाली जगहें हैं जहां कोई भी एक बड़ी ताकत, चाहे वो अमेरिका हो या चीन, अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। भारत के लिए एक मौका है कि वो छोटे छोटे गठबंधनों के जरिए इन खाली जगहों को भरे। तो सिद्धांत है, छोटे समूह बड़े फायदे। बिल्कुल। बड़ी बड़ी बोझल संस्थाओं की बजाय उन छोटे असरदार समूहों पर ध्यान दो जहां सच में काम हो सकता है। तो 2026 के लिए इसके कुछ उदाहरण हैं हमारे सामने? हाँ, 3 बहुत अच्छे उदाहरण हैं। पहला, यूरोप। यूरोपीय संघ के नेतृत्व को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाना एक साफ संकेत है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को तेजी से आगे बढ़ाना है। दूसरा, ब्रिक्स। 2026 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है। अब इसमें नए देश जुड़ गए हैं, तो भारत की चुनौती इसे एक दिशा देना और इसे सिर्फ पश्चिम विरोधी मंच बनने से रोकना है। और तीसरा है क्वाड। हाँ, अगर भारत क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर आएं। तब भारत का ध्यान हिंद महासागर के देशों को समुद्री सुरक्षा जैसी सुविधाएं देने पर होगा। तो ये रणनीति संयुक्त राष्ट्र जैसी बड़ी संस्थाओं से अलग क्यों है? क्या वहां काम नहीं हो पा रहा? अक्सर नहीं हो पाता। संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े मंचों पर इतनी राजनीति होती है कि नतीजे निकलना मुश्किल हो जाता है। G20 पर भी अब घरेलू राजनीति का दबाव बढ़ रहा है। इसीलिए AI इम्पैक्ट समिट जैसे नए प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। ये सब इसी नई फुर्तीली कूटनीति का हिस्सा है। सही। लेकिन ये सब तो हुई ऊंचे स्तर की कूटनीति। जब ये कोशिशें जमीन पे नाकाम होती हैं, तब क्या होता है? तब यमन जैसे हालात पैदा होते हैं। हाँ, ये बहुत ही दुखद स्थिति है। वहां एक ही गठबंधन के भीतर लड़ाई छिड़ गई। मतलब जो एक साथ थे वही आपस में लड़ने लगे? बिल्कुल। एक तरफ सऊदी अरब समर्थित सरकार और दूसरी तरफ UAE समर्थित अलगाववादी, जिन्हें STC कहते हैं। ये दोनों हूथियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ थे, लेकिन तेल के कुओं पर कब्जे के लिए आपस में ही भिड़ गए। इसका नतीजा क्या हुआ? कुछ समय के लिए STC को बढ़त मिली, लेकिन फिर सऊदी अरब ने हवाई हमले किए और सरकारी बलों ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। इस लड़ाई ने सऊदी अरब और UAE के बीच के तनाव को भी दुनिया के सामने ला दिया। और इसका फायदा किसे मिला? ईरान समर्थित हूथियों को। वो उत्तर में बैठे बैठे देखते रहे और बिना एक भी गोली चलाए और मजबूत हो गए, क्योंकि उनके दुश्मन आपस में ही लड़ रहे थे। लेकिन इस पूरी कहानी के असली शिकार तो यमन के आम लोग हैं। बिल्कुल। वो दुनिया के सबसे बुरे मानवीय संकटों में से एक से गुजर रहे हैं।